सन 1904 से 1905 तक चला रूस जापान युद्ध 20वीं सदी की शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे संघर्षों में से एक है। रूसी साम्राज्य और जापानी साम्राज्य के बीच मंचूरिया और कोरिया में रणनीतिक हितों को लेकर लड़ा गया। यह युद्ध लंबे समय से चली आ रही नस्लीय और साम्राज्यवादी पदानुक्रम की धारणाओं को तोड़ गया, खासकर यूरोपीय शक्तियों की अपने एशियाई समकक्षों पर मानी जाने वाली सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता को। आधुनिक इतिहास में पहली बार किसी एशियाई राष्ट्र ने युद्ध में एक बड़े पश्चिमी साम्राज्य को चुनौती देकर निर्णायक जीत हासिल की। इस युद्ध के वैश्विक प्रभाव तत्काल संघर्ष क्षेत्र से कहीं आगे तक फैले, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का स्वरूप बदल गया। रूस के भीतर क्रांतिकारी अशांति भड़क उठी और एशिया व अफ्रीका भर में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों को बल मिला। इस युद्ध के कारण साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता, राष्ट्रवाद और रूस तथा जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकता की प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं में गहराई से निहित थे। जहां रूस अपने व्यापक साम्राज्यवादी मिशन के तहत पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, वहीं जापान की महत्वाकांक्षाएं खुद को एक वैध महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और उपनिवेशित देशों जैसी भयावह स्थिति से बचने की इच्छा से प्रेरित थीं। इस युद्ध की पहचान क्रूर घेराबंदी, विशाल स्थल युद्धों और आधुनिक इतिहास की सबसे निर्णायक नौसैनिक भिड़ंतों में से एक त्सुशिमा की लड़ाई से होती है, जहां जापानी नौसेना ने रूस की बाल्टिक फ्लीट को महीनों की विश्व यात्रा के बाद पूरी तरह नष्ट कर दिया था। यह घटना वैश्विक शक्ति राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने रूसी साम्राज्य की कमजोरी और अक्षमताओं को उजागर कर दिया, वहीं जापान की स्थिति को एक आधुनिक सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत किया। इसके साथ ही इसने यूरो केंद्रित धारणाओं को चुनौती दी और 20वीं सदी में भविष्य के भू राजनीतिक पुनर्संयोजन की नींव रखी। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। रूस जापान युद्ध की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में पूर्वी एशिया की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और आंतरिक अस्थिरता की जटिलता में छिपी हुई है। रूस और जापान दोनों ही विस्तारवादी साम्राज्य थे, जिनके कोरिया और मंचूरिया में परस्पर विरोधी हित थे। ये क्षेत्र उनके राष्ट्रीय शक्ति के दृष्टिकोण के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए थे। यह युद्ध किसी अचानक भड़की चिंगारी का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों से बढ़ती तनाव, गलत आकलन और आपसी अविश्वास का चरम बिंदु था। जापान का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय वास्तव में मेजी पुनर्स्थापना के बाद सन 1868 में शुरू हुआ, जब देश ने तेज और राज्य नियंत्रित आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। एशियाई देशों की पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रति असुरक्षा को समझते हुए, जिसे सबसे प्रमुख रूप से चीन की अफीम युद्धों में हार से दर्शाया गया था, जापान ने पश्चिमी सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक मॉडल को अपनाने का प्रयास किया। 1890 के दशक तक जापान ने न केवल अपनी सेना और नौसेना का आधुनिकीकरण कर लिया था, बल्कि उसने यूरोपीय शक्तियों की तरह साम्राज्यवादी रुख भी अपना लिया था, जिनसे वह कभी डरता था। 1894-95 की पहली चीन जापान युद्ध में जापान की जीत उसकी क्षेत्रीय सैन्य शक्ति की शुरुआत थी। युद्ध का समापन शिमोनोसेकी संधि के साथ हुआ, जिसने जापान को ताइवान और लियाओडोंग प्रायद्वीप पर नियंत्रण दे दिया और कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दी, जिससे कोरिया वास्तव में जापान के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। हालांकि जापान की ये उपलब्धियां स्थायी नहीं रहीं। 1895 की ट्रिपल इंटरवेंशन, जिसमें रूस, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे, ने जापान को लियाओडोंग प्रायद्वीप चीन को लौटाने पर मजबूर किया। रूस द्वारा पोर्ट आर्थर को लीज पर लेना और साउथ मंचूरियन रेलवे बनाना मंचूरिया पर उसकी मंशा को दर्शाता था, जिससे टोक्यो में नाराजगी बढ़ी। जापान एक उभरती शक्ति था, जबकि रूस एक स्थापित साम्राज्य था जो प्रशांत महासागर में गर्म पानी के बंदरगाह और व्यापार चाहता था। रूस की मंचूरिया और कोरिया में रुचि रणनीतिक व आर्थिक कारणों से थी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे का 1903 में पूरा होना और मंचूरिया से होकर गुजरने वाली इसकी दक्षिणी शाखा ने इस क्षेत्र में रूस की लॉजिस्टिक क्षमता को काफी बढ़ा दिया। हालांकि
रूस के विस्तार के तरीके अक्सर धीमे, नौकरशाही से भरे हुए और स्थानीय परिस्थितियों, जिसमें जापान की क्षमताएं भी शामिल थीं, के कम आकलन से चिह्नित थे। जार निकोलस द्वितीय की रूसी सरकार ने जापान को द्वितीय श्रेणी की शक्ति मानकर उत्तरी चीन में उसे कोई बड़ा खतरा नहीं समझा। बॉक्सर विद्रोह के बाद रूस द्वारा मंचूरिया से सेना न हटाने और कोरिया में उसकी बढ़ती मौजूदगी ने जापानी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी, जिसे अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व घटता दिखा। 1902 से 1904 के बीच रूस और जापान की कूटनीतिक वार्ताएं बार बार विफल रहीं। जापान चाहता था कि मंचूरिया में रूसी प्रभुत्व मानने के बदले उसे कोरिया में अपने हितों की मान्यता मिले। हालांकि रूस ने वार्ताओं को टाल दिया और क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को लगातार मजबूत करता रहा। इन कदमों को टोक्यो में बुरी नीयत और साम्राज्यवादी घमंड के रूप में देखा गया। इसी दौरान जापान ने 1902 में ब्रिटेन से अहम गठबंधन किया था। एंग्लो जापानी गठबंधन में शर्त थी कि किसी हस्ताक्षरकर्ता पर दो या अधिक शक्तियों के हमले पर दूसरा मदद करेगा। इस समझौते ने न केवल जापान को राजनयिक आत्मविश्वास दिया, बल्कि अन्य यूरोपीय शक्तियों को रूस की ओर से सीधे हस्तक्षेप करने से भी रोक दिया। 1904 की शुरुआत तक जापान का धैर्य टूट चुका था। 8 फरवरी 1904 को जापान ने पोर्ट आर्थर में लंगर डाले रूसी बेड़े पर एक अचानक रात में हमला किया, जिससे युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई। यह पूर्व खतरनाक हमला जापान की रणनीतिक सोच को दर्शाता था। रूस अपनी पूरी ताकत झोंकने से पहले ही तेज और निर्णायक लड़ाई लड़ना, खासकर जब रूस के यूरोपीय क्षेत्र और उसके सुदूर पूर्वी इलाकों के बीच इतनी विशाल दूरी थी। दोनों साम्राज्य आंतरिक चिंताओं से भी प्रेरित थे। रूस में निरंकुश शासन को बढ़ती अशांति, आर्थिक कठिनाइयों और सुधार की मांगों का सामना करना पड़ रहा था। एक विदेशी युद्ध ने चार को जनता को एकजुट करने और असंतोष से ध्यान हटाने का तरीका दिया। दूसरी ओर जापान ने जीत को संसाधन और क्षेत्र सुरक्षित करने, अपनी तेज आधुनिकता को वैध ठहराने और पश्चिमी उपनिवेशीकरण रोकने के लिए जरूरी माना। यह युद्ध एक आधुनिक संघर्ष के रूप में सामने आया, जिसे औद्योगिक युद्ध, भारी हताहतों और रणनीतिक गलतियों ने परिभाषित किया, खासकर रूस की ओर से। शुरुआत से ही जापान की तैयारी और रणनीति रूस के अत्यात्म विश्वास, लॉजिस्टिक कमजोरियों और राजनीतिक अनिर्णय से अलग थी। यह युद्ध भूमि और समुद्र दोनों पर लड़ा गया, जिसमें मुख्य अभियान मंचूरिया और लाओडोंग प्रायद्वीप के आसपास केंद्रित थे, और अंततः यह युद्ध त्सुशिमा में एक नाटकीय नौसैनिक चरमोत्कर्ष पर समाप्त हुआ। 8 फरवरी 1904 की रात को बिना औपचारिक युद्ध घोषणा के जापान ने पोर्ट आर्थर, आधुनिक लुशुन में स्थित रूसी प्रशांत बेड़े पर अचानक टॉर्पीडो हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ। हालांकि यह पूरी तरह से जीत नहीं थी, लेकिन इस शुरुआती हमले ने जापान की रणनीतिक पहल और गति पर जोर को दर्शाया। रूसी बेड़ा सीमित और हतोत्साहित होने के बाद संचालन क्षमता पूरी तरह नहीं पा सका। इसके तुरंत बाद जापानी जमीनी सेना कोरिया में उतरी और तेजी से उत्तर की ओर बढ़कर सियोल पर कब्जा कर लिया और मंचूरिया की सीमा यानी यालू नदी की ओर बढ़ गई। मई 1904 में यालू नदी की लड़ाई पहली बड़ी जमीनी भिड़ंत थी। जापानी सेनाओं ने रूसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया, जिससे उनकी बेहतर ट्रेनिंग, समन्वय और मनोबल का प्रदर्शन हुआ। युद्ध का एक बड़ा मोड़ पोर्ट आर्थर की घेराबंदी थी, जो अगस्त 1904 से जनवरी 1905 तक चली। जनरल नोगी मारुसुके के नेतृत्व में जापानियों ने भारी किलेबंद रूसी गढ़ पर बार बार हमले किए। यह घेराबंदी लंबी और खूनी थी, जिसमें खाई युद्ध और महंगे सीधे हमले शामिल थे। रूसी प्रतिरोध के बावजूद जापानी सेनाएं प्रमुख पहाड़ियों और तोपों की जगहों पर कब्जा करने में सफल रहीं। फिर 2 जनवरी 1905 को रूसी कमांडर जनरल अनातोली स्टेसल ने पोर्ट आर्थर को आत्मसमर्पण कर दिया, जो विवादास्पद और शायद समय से पहले था, जिससे जापान को एक बड़ी रणनीतिक जीत मिली। जापानियों द्वारा पोर्ट आर्थर कब्जाने के बाद
प्रशांत में रूसी बेड़ा निष्क्रिय हो गया। इसी बीच जापानी और रूसी सेनाओं के बीच मंचूरिया में कई बड़े पैमाने पर लड़ाइयां हुईं और अगस्त से सितंबर 1904 के बीच लियाओयांग की लड़ाई दोनों सेनाओं के बीच पहली बड़ी जमीनी टक्कर थी। संख्या में अधिक होने के बावजूद जनरल अलेक्सी कुरोपाटकिन के नेतृत्व में रूसी सेना खराब समन्वय और दबाव में पीछे हटने की प्रवृत्ति के कारण हार गई। जापानी जीत महंगी थी, पर इससे उनका मनोबल बढ़ा और रूसी रसद पर दबाव पड़ा। एक और निर्णायक स्थल युद्ध फरवरी से मार्च 1905 के बीच मुकदेन की लड़ाई में हुआ, जो उस समय के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। हैरानी की बात है कि इसमें 5 लाख से ज्यादा सैनिक थे। जनरल ओयामा इवाओ के नेतृत्व में जापानियों ने 3 सप्ताह में रूसियों को घेरकर मात दी। हालांकि यह पूरी तरह से पीछे हटना नहीं था, रूसी सेनाओं को उत्तर की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक और परिवहन केंद्र छोड़ने पड़े। इस हार ने रूसी नेतृत्व को हैरान कर दिया और देश में युद्ध का समर्थन और कमजोर कर दिया। रूस को आखिरी झटका समुद्र में लगा। प्रशांत बेड़ा नागसाकी बेड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर रूस ने बाल्टिक बेड़े को सेकेंड पैसिफिक स्क्वाड्रन नाम देकर बाल्टिक सागर से पूर्वी एशिया तक 18,000 मील की कठिन यात्रा पर भेजा। 6 महीने से अधिक समय तक चली इस यात्रा में यांत्रिक खराबियों, खराब मनोबल और कूटनीतिक घटनाओं ने परेशान किया, जिसमें ब्रिटिश मछली पकड़ने वाली नावों पर गलती से गोलीबारी करना भी शामिल था, जिसे बाद में डॉगर बैंक घटना के नाम से जाना गया। 27-28 मई 1905 को त्सुशिमा जलडमरू मध्य के पास एडमिरल तोगो हेइहाचिरो की अगुवाई में जापानी नौसेना ने रूसी बेड़े को रोक लिया। त्सुशिमा की लड़ाई रूस के लिए एक बड़ी आपदा थी। चतुराई से मात खाकर और हथियारों में पिछड़कर लगभग पूरा रूसी बेड़ा या तो पकड़ लिया गया या डूबा दिया गया। केवल कुछ जहाज बच पाए। इस जीत ने समुद्र पर जापान की प्रभुत्वता साबित कर रूस की सफलता की उम्मीद खत्म कर दी। त्सुशिमा का प्रतीकात्मक महत्व था। एक एशियाई शक्ति ने खुले युद्ध में एक प्रमुख यूरोपीय बेड़े को नष्ट कर दिया था, जो 20वीं सदी के प्रारंभिक इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी। रूस जापान युद्ध को अक्सर आधुनिक युग का पहला बड़ा संघर्ष माना जाता है। इसमें खाई युद्ध, मशीन गन, कांटेदार तार, लंबी दूरी की तोपें, वायरलेस संचार और सैनिकों की आवाजाही के लिए रेल परिवहन का समन्वय शामिल था। ये सभी विकास निकट भविष्य के प्रथम विश्व युद्ध की तकनीकी और रणनीतिक वास्तविकताओं का संकेत देते थे। इस युद्ध ने यह भी दिखाया कि आधुनिक युद्ध के मैदान में मनोबल, खुफिया जानकारी और रसद का कितना महत्व है। जापानी सेनाओं ने उच्च स्तर का अनुशासन और राष्ट्रीय एकता बनाए रखी, जबकि रूसी सैनिक, जिनमें से कई कम प्रशिक्षित भर्ती थे, अव्यवस्था और कम मनोबल, भ्रष्टाचार, पुरानी कमान संरचनाओं और आंतरिक असहमति से जूझ रहे थे, जिससे रूसी सैन्य प्रयास और भी अधिक प्रभावित हुआ। इस युद्ध ने दोनों साम्राज्यों के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पर गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़े। जहां जापान ने एक रणनीतिक और प्रतीकात्मक जीत हासिल की थी, वहीं इस युद्ध ने रूसी साम्राज्य की कमजोरी को भी उजागर कर दिया और देश के भीतर क्रांतिकारी अशांति को जन्म देने में मदद की। वैश्विक स्तर पर यह संघर्ष साम्राज्यवाद और नस्लीय संबंधों के इतिहास में एक अहम मोड़ था, जिसने पूर्व और पक्षपाती पश्चिम के बीच शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव दर्शाया। रूसी साम्राज्य के लिए यह युद्ध पूरी तरह से एक आपदा साबित हुआ। सैन्य दृष्टि से इसने योजना, कमान और ढांचे में गहरी कमजोरियां उजागर की। इस हार ने जार निकोलस द्वितीय की सत्ता को कमजोर कर दिया और इस विचार को बदनाम कर दिया कि रूस एक आधुनिक, सक्षम महाशक्ति है। युद्ध प्रयास ने रूस की रसद क्षमताओं को अत्यधिक बढ़ा दिया था और एक ऐसे साम्राज्य की कमजोरी को उजागर कर दिया था जिसे कठोर नौकरशाही और पुरानी संस्थाओं द्वारा शासित किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस हार ने आंतरिक अशांति को तेज कर दिया। रूसी जनता, जो पहले से ही खराब कामकाजी परिस्थितियों, भोजन की कमी और राजनीतिक दमन से पीड़ित थी, ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी।
जनवरी 1905 में जब युद्ध अभी भी जारी था, सेंट पीटर्सबर्ग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर घातक बल का प्रयोग किया गया, जिसे बाद में ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। इस नरसंहार ने 1905 की क्रांति को भड़काया, जिसमें हड़तालें, किसानों के विद्रोह और पोतेमकिन युद्धपोत पर बगावत जैसी घटनाएं हुई। अशांति को शांत करने के लिए जार निकोलस को रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे रूस की पहली राष्ट्रीय सभा ड्यूमा की स्थापना हुई। हालांकि इसकी शक्तियां सीमित थीं और अक्सर अनदेखी की जाती थीं, लेकिन ड्यूमा ने निरंकुशता की प्रतीकात्मक कमजोरी को दर्शाया। युद्ध ने वास्तव में जारशाही सत्ता के विघटन को उजागर किया और तेज कर दिया, जो प्रवृत्ति अंततः 1917 की रूसी क्रांति में चरम पर पहुंची। युद्ध सितंबर 1905 में पोर्ट्समाउथ संधि से औपचारिक रूप से समाप्त हुआ, जिसकी मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने की, जिन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इस संधि ने कोरिया में जापान की रुचि को मान्यता दी और दक्षिणी मंचूरिया में रूस के पट्टे को स्थानांतरित कर दिया। हालांकि इससे शत्रुता खत्म हुई, लेकिन संधि से दोनों पक्ष कुछ हद तक असंतुष्ट रहे। रूस अपमानित हुआ, पर उसने ज्यादातर साइबेरियाई क्षेत्र बचाए रखे। जापान को प्रतिष्ठा और प्रभाव मिला, लेकिन पूरी क्षतिपूर्ति या उम्मीद की भूमि नहीं मिली। यह संधि एशियाई कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीयकरण में भी एक महत्वपूर्ण क्षण थी। इसने वैश्विक मामलों में मध्यस्थ के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय का संकेत दिया और जापान की वैश्विक शक्ति राजनीति में भागीदारी को मजबूत किया। इसके विपरीत जापान इस संघर्ष से वैश्विक शक्ति बनकर उभरा। उसकी सैन्य सफलता ने दुनिया को चौंका दिया था और मेइजी पुनर्स्थापन से शुरू हुई दशकों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया को सही साबित कर दिया था। इस जीत ने जापान को कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिणी मंचूरिया पर नियंत्रण दे दिया, जिसमें पोर्ट आर्थर का पट्टा और साउथ मंचूरियन रेलवे का नियंत्रण भी शामिल था। जापान को ज्यादा क्षेत्रीय लाभों की उम्मीद थी, लेकिन उसका प्रभुत्व अब स्थापित हो गया था, जो अन्य संभावित लाभों से अधिक महत्वपूर्ण था। यह युद्ध जापान के अधिक मुखर और अंततः आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत का भी प्रतीक था। सन 1910 में उन्होंने औपचारिक रूप से कोरिया को अपने अधीन कर लिया, जिससे कठोर औपनिवेशिक शासन की अवधि शुरू हुई। अपनी जीत से उत्साहित जापान ने पश्चिमी शक्तियों के बराबर बनने की कोशिश की, जिससे पूर्वी एशिया में उसकी प्रमुख शक्ति बनने की चाह और बढ़ी। घरेलू स्तर पर युद्ध ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया और सेना की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, खासकर नौसेना के गौरव को। हालांकि पोर्ट्समाउथ संधि से मिले सीमित इनामों, खासकर रूसी मुआवजे की कमी से जापान में असंतोष पैदा हुआ, जिससे वहां के राष्ट्रवादियों में नाराजगी की भावना पनपी, जो आगे चलकर 1930 के दशक के साहसी सैन्यवाद में फिर से उभर आई। रूस जापान युद्ध ने उपनिवेशित दुनिया भर में गहरा मनोवैज्ञानिक और वैचारिक प्रभाव डाला। एक एशियाई देश द्वारा यूरोपीय साम्राज्य को हराने की छवि ने गहरी नस्लीय श्रेणियों को चुनौती दी। एशिया और अफ्रीका में यह युद्ध उपनिवेश विरोधी संभावनाओं का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया और भारतीय राष्ट्रवादियों, वियतनामी क्रांतिकारियों तथा अफ्रीकी बुद्धिजीवियों ने जापान की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी प्रभुत्व अपरिहार्य नहीं है। यहां तक कि यूरोप में भी इस हार को हैरानी के साथ देखा गया। गैर पश्चिमी लोगों को स्वाभाविक रूप से हीन मानने वाली नस्लवादी धारणाएं चुनौती दी गई और कई यूरोपीय शक्तियां, जैसे ब्रिटेन, जापान के प्रति अधिक सतर्क और सम्मानजनक हो गई। एंग्लो जापानी गठबंधन को नवीनीकृत और विस्तारित किया गया और जापान को विश्व मंच पर एक वैध खिलाड़ी के रूप में देखा जाने लगा, जिसका चरम बिंदु प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की ओर से उसकी भागीदारी थी। हालांकि इस जीत का एक काला पक्ष भी था। इसने जापानी असाधारणता की भावना को बढ़ावा दिया और साम्राज्यवादी विजय की आवश्यकता में विश्वास पैदा किया। समय के साथ रूस के खिलाफ विजय की याद को सैन्यवाद और विस्तारवाद को सही ठहराने के लिए तोड़ा मरोड़ा गया, खासकर 1930 के दशक में, जब जापान ने पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया में उपनिवेश साम्राज्य बनाना चाहा। युद्ध के तुरंत बाद कई पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने जापान की जीत को वैश्विक शक्ति के क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के संकेत के बजाय एक अप्रत्याशित अपवाद के रूप में देखा।
यूरोपीय विश्लेषक अक्सर रूस की हार का कारण जापानी सामरिक और रणनीतिक श्रेष्ठता के बजाय रसद संबंधी अक्षमता या आंतरिक पतन को मानते थे। प्रमुख यूरो केंद्रित दृष्टिकोण एक एशियाई शक्ति द्वारा एक श्वेत ईसाई साम्राज्य की हार को स्वीकार करने में संघर्ष कर रहा था। कुछ लोग, खासकर ब्रिटिश और अमेरिकी प्रेस में, जापान की दक्षता और अनुशासन की सराहना करते थे, लेकिन अक्सर इसे विदेशीपन या संरक्षणवादी शब्दों में प्रस्तुत किया जाता था, जैसे कि यह युद्ध किसी तरह की एक बार की अनोखी कहानी हो। हालांकि सैन्य सिद्धांतकारों और रणनीतिकारों ने रूस की हार को गंभीरता से लिया। अल्फ्रेड थायर माहन जैसी हस्तियों ने त्सुशिमा की नौसैनिक सीखों का अध्ययन किया, जबकि यूरोपीय जनरलों ने आधुनिक तोपखाने और खाई युद्ध के बारे में समझने के लिए पोर्ट आर्थर की घेराबंदी का अध्ययन किया। फिर भी अपनी वैश्विक प्रभुत्व में विश्वास बनाए रखने के इच्छुक साम्राज्यों ने व्यापक राजनीतिक प्रभावों को कम करके आंका। हाल के विद्वान मजदूरों और सैनिकों की पीड़ा पर ध्यान देते हैं और युद्ध को केवल सैन्य या भू राजनीतिक घटना के बजाय सर्वहारा जागृति के उत्प्रेरक के रूप में दिखाते हैं। जापान में रूस पर जीत को साहित्य, कला और शिक्षा में इस प्रमाण के रूप में दिखाया गया कि जापान का दुनिया की महान शक्तियों में उचित स्थान है। हालिया शोध ने रूस जापान युद्ध को साम्राज्यिक पतन के व्यापक संदर्भों में उद्धृत किया है। इतिहासकार जॉन डब्ल्यू स्टीनबर्ग, रोटेम काउनर और जे एन वेस्टरवुड ने बताया है कि यह युद्ध नस्लीय और भू राजनीतिक धारणाओं को चुनौती देता है और इसे अब एक संक्रमणकालीन युद्ध माना जाता है, जो तकनीक व पैमाने में आधुनिक है, लेकिन 19वीं सदी की साम्राज्यवादी सोच से जुड़ा है। जर्मनी और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों को रूस की हार से सीख लेनी चाहिए थी कि आधुनिक युद्ध न तो छोटा होगा और न ही गौरवशाली। रूसो जापानी युद्ध दो साम्राज्यों के बीच सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, यह एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया रूप दिया, लंबे समय से चली आ रही शक्ति संरचनाओं की नाजुकता को उजागर किया और एक नए भूराजनीतिक युग की शुरुआत का संकेत दिया। रूस पर जापान की जीत आधुनिक इतिहास में पहली बार थी जब किसी गैर पश्चिमी शक्ति ने खुले युद्ध में एक यूरोपीय साम्राज्य को हराया, जिससे साम्राज्यवादी विचारधारा और नस्लीय पदानुक्रम की वे नींव हिल गईं, जो सदियों से वैश्विक राजनीति का आधार रही थीं। रूस के लिए इस युद्ध ने जारशाही शासन के केंद्र में व्याप्त अक्षमता और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, और मंचूरिया तथा समुद्र में हुई सैन्य विफलताओं ने न केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कम किया, बल्कि आंतरिक अशांति को भी उत्प्रेरित किया, जो 1905 की क्रांति के रूप में फूट पड़ी। इस संकट के क्षण ने राजनीतिक अस्थिरता की एक ऐसी दिशा शुरू की जो अंततः एक दशक से थोड़ा अधिक समय बाद रोमानोव वंश के पतन में समाप्त हुई, और इसने 20वीं सदी के इतिहास की दिशा ही बदल दी।